एक जगह पर जहां पर लोग परेशान हो रहे हैं ये सोच सोच कर कि भारत की सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही पाकिस्तान को लेकर, पहलगाम को इतने दिन हो गए, वहीं पर भारत की सरकार ने हाल ही में राज्यों को बोला है कि मॉक ड्रिल ट्रेनिंग कर कर किसी भी आपदा की तैयारी कीजिए। एक चीज़ आश्वासन से लेकर समझिए कि ये वो सरकार नहीं है जो पाकिस्तान से बुलाए गए लोगों को बिरयानी खिलाएगी। आपको पाकिस्तान की तरफ दिया हुआ जवाब मिलेगा और जवाब भी बड़ा कठोर मिलेगा। आज इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पे चर्चा करने की आवश्यकता ये है कि भारत इस समय किस ऑप्शन को सोच रहा है। मैंने आपके साथ जो पहले भी वीडियो बनाए इस चैनल पे, उसमें मैंने आपके साथ एक बात साझा करी कि भारत ने अभी तक जितने मेजर्स लिए, वो चाहे इंडस वाटर ट्रीटी को लेके हो या ट्रेड के चेक पॉइंट्स को लेकर हो, एयर स्पेस को बंद करने को लेकर हो, पानी को रोकने को लेकर हो, ये सारे नॉन काइनेटिक मेजर्स थे। लेकिन लोग ये कहते हैं कि भारत को काइनेटिक मेजर लेना चाहिए। काइनेटिक यानी कि भारत को एक आक्रमण करना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। आप एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि इस समय जो भारत ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है वो बहुत ही गजब का ऑप्शन है, और उस ऑप्शन को हम कहते हैं इम्प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। पर इम्प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी को समझने से पहले आपको समझना होगा प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी क्या होता है। प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी को समझाने के लिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत साधारण सा एक एग्जाम्पल है। आप सोचिए कि आप अपने घर में चोरी से एक बिस्किट खाते हैं। आपकी माताजी आके आपसे पूछती हैं कि क्या ये बिस्किट तुमने खाया? आप तुरंत कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं खाया। आप उस बिस्किट को खाने के बाद उसके रैपर को इस तरीके से छुपाकर फेंक देते हैं, बिस्किट के कुछ हल्के फुल्के दाने मुंह पे लगे हुए उनको इतने अच्छे से पोंछ लेते हैं कि जब आपकी माताजी आपसे पूछती भी हैं कि क्या ये बिस्किट आपने खाया, और जब आप मना करते हैं कि नहीं मैंने नहीं खाया, तो वो मान लेती हैं कि हाँ शायद आपने नहीं खाया। इसको कहते हैं प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। एक देश जब दूसरे देश के अंदर जाकर किसी रिबेल ग्रुप की कोई मदद करता है, तो वो रिबेल ग्रुप की मदद इस प्रकार से करता है कि वो मदद, वो चाहे असले की हो, बारूद की हो या पैसे की हो, वो मदद ऐसे पहुंचती है कि दूसरा देश कभी उसको प्रूव ही नहीं कर पाता। ये कोवर्ट एक्शन के तहत प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी ऑपरेशंस होते हैं। भारत बड़े लंबे समय से पाकिस्तान में ये प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी ऑपरेशंस करता आया है, लेकिन भारत आज की डेट में पहलगाम की घटना के बाद जो ऑप्शन सोच रहा है करने का, उसको कहते हैं इम्प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। लेकिन ये इम्प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी क्या है, आप सोच के देखिए एक और उदाहरण से कि आपने अपने घर में एक बिस्किट खाया। आपकी माताजी ने आके आपसे फिर से पूछा कि क्या ये बिस्किट तुमने खाया? आपने कहा नहीं, मैंने नहीं खाया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तू अपना मुंह खोल। और जैसे ही आपने अपना मुंह खोला, आपके मुंह में दांतों में बिस्किट फंसा हुआ दिखा। उन्होंने आपके यहाँ पर थोड़ा सा छू के देखा तो बिस्किट के क्रम्स यहाँ पर पड़े हुए मिले। वो समझ गई कि बिस्किट तो तुमने खाया है। इसके बावजूद भी कि जब आप मना कर रहे हो कि बिस्किट आपने नहीं खाया, लेकिन आपकी माताजी समझ गई कि बिस्किट खाने वाले तो तुम ही हो। इसको कहते हैं इम्प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। इसका एक अगर रियल लाइफ उदाहरण मैं आपको दूं तो आप समझेंगे कि 2014 में रशिया क्राइमिया के रीजन को ऑक्यूपाई करना चाहती थी। क्राइमिया के रीजन को ऑक्यूपाई करने के लिए उसने कुछ लोगों को हरी यूनिफॉर्म पहनाकर क्राइमिया के रीजन में भेज दिया। वो लोग असला बारूद लेके, रशियन व्हीकल्स लेके क्राइमिया में पहुंच गए, लड़ाई करनी चालू करी, क्राइमिया को कंट्रोल कर लिया। पूरे विश्व तौर के लोगों ने रशिया से पूछा कि भाई क्या ये लोग तुम्हारे हैं? रशिया ने कहा नहीं, हमारे हैं ही नहीं। लेकिन सारे लोग जानते थे कि वो लोग रशियन के हैं। क्यों? क्योंकि वो रशियंस इसलिए थे क्योंकि वो सिर्फ हरी यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ पर अपने आप को लोकल लोगों का भेष बनाकर आए हुए थे, लेकिन वो बात भी रशियन में कर रहे थे। उनके पास असला बारूद भी रशियन था, और जिन व्हीकल्स में वो चलकर घूम रहे थे पूरे क्राइमिया के रीजन में, वो भी रशियन थी। तो पूरे विश्व को समझ आ गया कि थे तो वो लोग रशियन ही, पर रशिया डिनाई करता रहा। बिस्किट आपने खाया, मुंह के अंदर पकड़ा ज़रूर गया। मम्मी ने आपके पकड़ भी लिया कि बिस्किट आप ही ने खाया है, आप डिनाई करते रहे। आज भारत को यही इम्प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का खेल पाकिस्तान में खेलना है। इम्प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का खेल क्यों खेलना है, सबसे पहले अब ये समझ लीजिए। भारत ने 2016 में और 2019 में 2 बार पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया। 2016 में स्पेशल फोर्सेस का प्रयोग करके एक स्ट्राइक हुई। 2019 में
एयरफोर्स का प्रयोग करके एक एयर स्ट्राइक हुई। दोनों सिनेरियोज में 2016 और 19 के भारत ने इन एयर स्ट्राइक्स को फॉर्मली एंड ऑफिशियली एक्सेप्ट किया। जब भारत ने इन स्ट्राइक्स को एक्सेप्ट किया, स्पेशल फोर्स और एयर स्ट्राइक्स को, इसका खमियाजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने तुरंत काउंटर स्ट्रेटजीज बना ली, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना लिए, और पाकिस्तान को अब ये समझ आ गया कि आने वाले समय में भारत किस प्रकार से हमारे जिहादी एडवेंचरिज्म को मिलिट्री रेड्स के तहत रिएक्ट करेगा। पाकिस्तान ने जब उसके काउंटर मेजर्स बनाए तो ये जो डेटरेंस भारत इंश्योर करना चाह रहा था उसको उसने कमज़ोर करने की कोशिश करी। बट अब समझने की कोशिश ये कीजिए कि आज यदि भारत एक इम्प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का गेम खेलता है, इस इम्प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के गेम में पाकिस्तान पहली बात किसी प्रकार के काउंटर मेजर नहीं बना पाएगा, क्योंकि पहली बात पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ी एम्बिग्विटी है कि भारत किस प्रकार से रिटेलिएट करने जा रहा है। और जब भी आपके पास एक एम्बिग्विटी होती है तो आपका रिस्पॉन्स एक एक्सटर्नल स्टिमुलस को लेके स्लो हो जाता है। लेकिन अब तीसरा सवाल उठता है कि बार बार जो ये शब्द का मैंने प्रयोग किया, इम्प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, इसमें भारत को करना क्या है फिर? इसमें भारत को कुछ 10-12 चीज़ें करनी हैं। प्लान ऑफ एक्शन ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान के प्रोविंस को पकड़ो। हमारा उद्देश्य बलूचिस्तान को लेकर ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो रिट है वो बलूचिस्तान में कमज़ोर हो और पाकिस्तान बलूचिस्तान को गवर्न ना कर पाए। इसके लिए बलूच लिबरेशन आर्मी का प्रयोग करके सबसे पहले ग्वादर के पोर्ट पर कुछ हमले करवाना, गैस की पाइपलाइंस को पटवाना, और इसके साथ साथ जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में बलूच लिबरेशन आर्मी के तहत उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बाधाएं पैदा करना। एक जगह पर जब ग्राउंड लेवल पर ये चल रहा होगा तो यूरोपियन संघ के देशों के साथ और अन्य देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस में बलूचिस्तान के जिनोसाइड को लेकर एक विश्व तौर पर यूएन के अंदर एक डिस्कशन कराना। जब यूएन लेवल पर डिस्कशन चालू होगा और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एनर्जी वहाँ डाइवर्ट होगी तो तुरंत जो क्वेटा का रीजन है और तुर्बत का रीजन है बलूचिस्तान का, वहाँ पर स्टूडेंट्स को और ट्राइबल को एकजुट करके स्टूडेंट और ट्राइबल प्रोटेस्ट करवाना। एक जगह पर जब बलूचिस्तान को आपने टफ टू गवर्न कर दिया, इंस्टेंट लेवल पर इम्प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के तहत फोकस शिफ्ट कर देना चाहिए पश्तून एरियाज़ की तरफ। पश्तून एरिया में खैबर पख्तूनवा फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़ हैं। इन दोनों एरियाज़ में सबसे पहले तो लोगों को एकजुट कर कर पश्तून तहफूज मूवमेंट जो वहाँ पर है उनके तहत स्ट्रीट प्रोटेस्ट फंड करवाना। जैसे ही पश्तून तहफूज मूवमेंट स्ट्रीट प्रोटेस्ट चालू करती है, उसी दौरान जो भारत ने अभी हाल ही में पिछले हफ्ते अफ़गानिस्तान में जाकर हमारे तालिबान भाइयों से मुलाकात करी, उनको कहकर उनको सहमति में लेकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान आर्मी के ऊपर वहाँ पर एक अटैक करवाना चालू कर देना। और जैसे ही पाकिस्तान की आर्मी जो है इस समय पश्तून के इलाकों में घुसकर फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया से लेकर खैबर पख्तूनवा में पश्तून तहफूज मूवमेंट को काउंटर करने की कोशिश करेगी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को काउंटर करने की कोशिश करेगी, उन एट्रोसिटीज़ के सारे फुटेज को बनाकर ग्लोबल लेवल पर लीक कर देना। इसके तहत उद्देश्य ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की आर्मी को पश्तून के इलाके में एक अनविनेबल वॉर में इन्वॉल्व करके वहाँ पर ऑक्यूपाई कर दो। जब ये सब चल रहा हो तो तुरंत तीसरे केस में सिंधु देश में एक प्रॉब्लम क्रिएट की जाए। सिंधु देश में बहुत लंबे समय से मुताहिद कौमी मूवमेंट जो है वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। मुताहिद कौमी मूवमेंट का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट ये है कि जो सिंधु देश यानी कि सिंध एरिया है पाकिस्तान का, वहाँ पर पंजाब पाकिस्तान जो है एडिक्वेट लेवल पर पानी नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से सिंध में प्रॉब्लम आती है। तो एक जगह पर मुताहिद कौमी मूवमेंट का प्रयोग करके उसके थ्रू कराची पोर्ट से लेकर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कराची के अर्बन एरिया से लेकर और ये सिंध पंजाब वाटर प्रोटेस्ट को लेकर मैन्युफैक्चर करके अगर एक अनरेस्ट क्रिएट किया जाए तो इस अनरेस्ट के तहत पाकिस्तान की आर्मी की अटेंशन यहाँ पर डाइवर्ट होगी। और जैसे ही ये अटेंशन अगर आप देखें तो पाकिस्तान आर्मी की 3 डिफरेंट जगहों पर डाइवर्ट कर दी जाए, उसी समय चौथा फ्रंट खोलना है। और जो चौथा फ्रंट है वो सबसे बड़ा फ्रंट है शियाज़ का गिलगिट बल्टिस्तान में। गिलगिट बल्टिस्तान में शियाज़ के तहत वहाँ पर पावर स्ट्रक्चर को लेकर, सप्रेशन को लेकर, पावर में धांधली को लेकर
इन सारी चीज़ों को लेकर जो बिजली स्पेसिफिक प्रोटेस्ट है वहाँ पर उनको एक्सप्लॉइट करके स्ट्रीट प्रोटेस्ट करवाकर इस प्रकार की परिस्थिति वहाँ पर क्रिएट करनी कि जैसे पाकिस्तान की रेट गिलगिट बल्टिस्तान में दिन प्रतिदिन घट रही है। पाकिस्तान की आर्मी अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, पश्तून तौफीज़ मूवमेंट, इसके साथ साथ मुत्तहिद कौमी मूवमेंट और साथ ही में गिलगिट बल्टिस्तान के चारों एरियाज़ में डाइवर्ट होती है, तो वहाँ पर उसी टाइम पर आपको पैरेलल लेवल पर संयुक्त राष्ट्र में एक जगह पर बलूच जीनोसाइड को हाईलाइट करना है, दूसरी जगह पर आपको अहमदियाज़ का जो इंटरनेशनल लेवल पर सप्रेशन पाकिस्तान में हुआ है उनको हाईलाइट करना है। जब ये दोनों चीज़ें आप हाईलाइट कर रहे होगे तो साथ ही में पाकिस्तान की जो सिविल डिवाइड है उसको फर्दर एक्सप्लॉइट कीजिए। सिविल डिवाइड एक्सप्लॉइट करना बहुत कठिन कार्य इसलिए नहीं है क्योंकि जो पाकिस्तान की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें पीटीआई एक पार्टी है जो इस समय आर्मी के बिल्कुल साथ नहीं खड़ी है। हाल ही में 2 दिन पहले आर्मी की तरफ से जो मीटिंग हुई उसमें पीटीआई ने जो है प्रोटेस्ट करते हुए कहा कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पीटीआई को बढ़ावा देकर स्ट्रीट लेवल पर प्रोटेस्ट कराना। इस मोमेंट पर पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो पीपीपी और पीएमएल नवाज़ को सपोर्ट नहीं करते। उनको बेसिकली एकजुट करके उनके थ्रू एक थिंक टैंक के तहत उनको मोबिलाइज कर कर आर्मी के जितने एक्सेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर उनको हाईलाइट करवा कर एक इंटरनेशनल लेवल पर लिटरेचर पैदा करना कि किस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी जो है देश के अंदर एक तबाही बन चुकी है। जब ये सब चल रहा हो तो उसी समय टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, एआई के बॉट्स का प्रयोग करके पाकिस्तान आर्मी के जितने भी किस्से करप्शन से लेकर उनके प्रोस्टिट्यूशन और गैम्बलिंग से लेकर इन्वॉल्वमेंट में हैं उनको पूरे के पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सप्लोर करके एक्सपोज कर देना इस प्रकार से कि जैसे कि पाकिस्तान के अंदर ग्लोबल स्पॉटलाइट पूरी शिफ्ट हो जाए। उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी खलबली पैदा हो जाए कि आर्मी को यही ना समझ आए कि हम सिविल डिवाइड को रोकें, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को रोकें, उसको यही ना समझ आए कि हम जुडिशरी के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट को रोकें, हमारे खिलाफ करप्शन के प्रोटेस्ट को रोकें, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को रोकें, मुत्तहिद कौमी मूवमेंट को रोकें, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को रोके भी तो किसको रोके। इस प्रकार का अगर एक इम्प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी बेस्ड ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में ये गतिविधियां पैदा हो जाए, अब आप सोचेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है, पैसे के लिए मर रहा है, रोटी खाने की उसकी औकात नहीं है। आज ये भूखा नंगा देश जब इतने कामों में व्यस्त अंदर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर डोमेस्टिक लेवल तक, तो पाकिस्तान के जितने बचे कुचे भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे इन फालतू और फजूल की चीज़ों में काउंटर करने में व्यस्त हो जाएंगे। और जैसे ही ये होगा, इस पूरे पर्टिकुलर सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए हमारे लोकप्रिय अननोन गनमैन का प्रयोग करके जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की मदद लेकर, अफ़गानिस्तान में तालिबान की मदद लेकर ये इंश्योर किया जाए कि जो ये रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जो हैं, इनके सीनियर और मिडिल लेवल के आर्किटेक्चर्स को पूरा निपटा दिया जाए। तो यहाँ पर एक चीज़ तो तय है, भारत में हमें भी एकदम तैयार रहना है क्योंकि पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन 2 दिक्कतें हैं। सबसे पहली दिक्कत ये है कि यदि पाकिस्तान के अंदर किसी प्रकार की कोई गतिविधि हुई इस प्रकार की इम्प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी वाली, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि चीन का क्या रवैया रहेगा। तो घबराइए मत, अगला वीडियो आपके लिए जो मैं लेके आऊँगा उसमें इसी चीज़ पे हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यदि अगर आज की डेट में किसी प्रकार की कोई गतिविधि भारत की ओर से पाकिस्तान में होती है तो चीन का क्या रिएक्शन होगा। ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। लेकिन एक और समस्या है कि ये चीज़ें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैनेज की जा सकती हैं, लेकिन जो समस्या मैनेज नहीं की जा सकती वो ये है कि भारत के अंदर भी एक 0.5 फ्रंट है। और ये जो 0.5 फ्रंट है, आज की डेट में इस 0.5 फ्रंट को कैसे टैकल करना है, क्योंकि ये एक ऐसा फ्रंट है कि पाकिस्तान से इतना जुड़ा हुआ कि जब भी पाकिस्तान को लेकर कुछ होता है ये सबसे पहले एक्टिवेट हो जाता है। तो चाइना वाले वीडियो के बाद जो अगला वीडियो होगा वो इसी टॉपिक पर होगा। तो आने वाले 2 वीडियोस में पाकिस्तान के इस पूरे इकोसिस्टम को समझ के इस इकोसिस्टम को कोलैप्स कैसे करना है चर्चा उस पर करेंगे। आई होप
कि अब आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी या इम्प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी में से भारत क्या चुन रहा है और क्यों।